नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज हम सभी शांति और जो सहयोग का जो ये टॉपिक है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो ये शांति और जो सहयोग का जो टॉपिक है बेसिकली इसके अंदर जो बताया गया वो है बात बताई गई है वो सार्क के बारे में। और सार्क क्या है, कितने देश इसके अंदर शामिल हैं, सार्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या सार्क का उद्देश्य है, सार्क जो है दक्षेस है इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए और इसके अंदर क्या क्या ऐसी कड़ियां हैं जो सार्क के अंदर नहीं होनी चाहिए या फिर कह लीजिए सार्क के अंदर क्या क्या कमियां हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साफ्ता के बारे में जानेंगे कि साफ्ता क्या है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सार्क है जो और ये जो साफ्ता ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड्स एग्जाम में ये 4 मार्क्स की वैल्यू रखते हैं। सार्क और साफ्ता पूछा जाता है। बेसिकली जो मेन पूछा जाता है वो इनके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर ना पूछा जाए तो इनके पूछा जा सकता है कि जो सार्क के कितने मेंबर्स है, इस तरीके की चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सार्क है जो सार्क को हम दक्षेस भी कहते हैं। और अगर यहाँ पे एक और टर्म दिया गया है साफ्ता के, और ये साफ्ता क्या है अगर देखा जाए तो दक्षेस को आप एज अ स्कूल कंसिडर करो और जो साफ्ता है उसको एज अ क्लास कंसिडर करो। यानी जो सार्क है उसी का ही पार्ट क्या है, साफ्ता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो इसी बात पे हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी आप इस टॉपिक को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उनके भी 4 मार्क्स गेन करवाने में आप हेल्प करिए। अगर हम बात करें सार्क की तो सार्क को एक और नाम है जिसका कहा जाता है दक्षेस। इस दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अगर पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दक्षेस की बात करें तो इसे कहा जाता है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये इसका नाम है। एग्जाम में 1 मार्क में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसने दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग, मित्रता को बढ़ाने तथा आर्थिक वैश्वीकरण को सफल बनाने के लिए 1985 में इस संगठन की स्थापना की गई। यानी जो सार्क है वो क्यों बनाया गया, क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी। सार्क को बनाने का मेन मोटिव था कि जो दक्षिण एशिया के, जो साउथ एशिया के जो देश है उनमें क्या हो, मित्रता हो, उनके अंदर दोस्ती बढ़े और आर्थिक वैश्वीकरण यानी कह सकते हैं ट्रेड हो, जो व्यापार हो वो सरल बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, जो लोगों का आवागमन हो वो भी बहुत ही सरल हो। और इसके लिए 1985 में इस संगठन की स्थापना कर दी गई। तो और ये संगठन 1985 में बना दिया गया। अगर हम बात करें जो सार्क है, सार्क के सदस्य देश कितने हैं। सार्क के सदस्य देश हमारे हैं मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में ऐड हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम आगे पढ़ें तो सार्क का उद्देश्य आखिरकार भाई जो सार्क बनाया गया या दक्षेस बनाया गया तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। तो इसका उद्देश्य है आर्थिक सहयोग का विस्तार करना। यानी आर्थिक सहयोग का विस्तार करने का मतलब है कि जो कंट्रीज हैं, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है वो क्या करेंगी, जो इसकी मेंबर्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी ताकि दोनों ही देश का विकास हो सके। सामाजिक व आर्थिक गति तेज करना यानी जो उनके समाज में जो सोसाइटी है, जो उनका स्टैंडर्ड है लोगों का वो इम्प्रूव करना। लोगों के पास आर्थिक जो गति है यानी जो लोगों के पास इनकम है उसको जनरेट करवाना, यानी गरीबी को खत्म करना, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सब पर्पस है। क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना, वही अगेन कि जो क्षेत्र में रह रहे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है यानी उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनको अच्छा खाना मिल सके, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, ये सारी चीजें करना इसका उद्देश्य है। यूरोपीय संघ एवं आसियान जैसे संगठनों से मिलकर काम करना और जो यूरोपीय संघ जो संगठन है और जो आसियान संगठन है उनसे मिलकर अपने देशों के जो सदस्य देश हैं इसके सार्क के तरक्की करना, यानी इन संगठनों से मिलकर अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को मिलकर विकास करना। कृषि हो गया, विज्ञान हो गया, शिक्षा हो गया, तकनीक हो गया,
दूरसंचार, कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग। और ये जो सब क्षेत्र है आसियान, जो सार्क के जितने भी देश हैं, ये सारे लोग आपस में इन सारे टॉपिक्स में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर मान लेते हैं किसी कंट्री में शिक्षा की क्वालिटी अच्छी है, एजुकेशन की जो सिस्टम है वो काफी अच्छा, तो वो देश दूसरे देशों को हेल्प करेगा ताकि उन देशों के अंदर भी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो काफी अच्छी हो सके। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट्स हैं। आई होप आपको उद्देश्य सार्क का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे मूव करें तो देखो दक्षेस की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी इसकी भी एक लिमिट है और इस लिमिट को हम आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे, यानी इसके अंदर हम बुराइयों के बारे में खोजेंगे। दक्षेस की कुछ सीमाएं या कह लीजिए दक्षेस की कुछ बुराइयों के बारे में हम समझेंगे। दक्षेस अभी तक यूरोपीय संघ तथा आसियान की बराबरी नहीं कर पाया है। जो दक्षेस की जो एक वैल्यू है वो अभी यूरोपीय संघ और आसियान के बराबर नहीं आ पाया है, वो इनके इक्वल नहीं आ पाया है। सार्क के देशों में आपसी विश्वास अभी तक नहीं बन पा रहा है और सार्क के अंदर जितने भी देश मैंने आपको अभी बताए, इन देशों के अंदर आपसी विश्वास नहीं है, मतलब ट्रस्ट नहीं है। इन लोगों को शक रहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान को ही ले लीजिए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं कि पता नहीं कैसा है, पाकिस्तान अच्छा है बुरा है, और पाकिस्तान भी इंडिया को इसी नजर से देखता है। अधिकांश देशों में जैसे हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भारत के प्रति डर व गलतफहमी बढ़ रही है। और ये जो देश है जितने भी अगर हम बात करें दक्षेस की जो देश हैं उनके प्रति जो भारत के प्रति गलत फहमी बढ़ रही है कि भाई जो भारत है वो अपना मतलब दादा की तरह बर्ताव कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। या फिर यूं कह लीजिए कि वो चाहता है, मतलब एक तरीके से उनका मानना है कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं सुपीरियर बनना चाहता है, सुपर पावर की तरह उभरना चाहता है इन सबको यूज करके। एक तरीके से शक है। अफगान भारत सीमा पर उग्रवादियों का प्रभाव जारी, जिससे पाकिस्तान सहयोग कर रहा है। और सीमा एक तरीके से ये भी गड़बड़ है कि जहां ये लोग बात करते एकता की, हम लोग एक रहेंगे और एक दूसरे का ट्रस्ट जीतेंगे, और वहीं क्या होता है जो अफगान और भारत की जो सीमा है, जो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है, वहां पे उग्रवादी हैं या ऐसे उग्रवादियां हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत के अंदर घुसते हैं, भारत के अंदर लोगों को फूट डालते हैं, उनको जीने नहीं देते, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है वो उनकी उन उग्रवादियों की क्या करता है, हेल्प करता है, उनको फाइनेंशियली हेल्प देता है। अगर वेपन की जरूरत हो तो पाकिस्तान वेपन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जहां एक तरफ बात होती है ट्रस्ट की, वहां पाकिस्तान इस तरीके से हरकत करता है तो प्रॉब्लम है। बांग्लादेश व पाकिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियां सक्रिय है। अगर बात करें पाकिस्तान की, बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ पे भारत के खिलाफ गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे भारत नाखुश है। बुरा भी लगता है कि एक तरह तुम ट्रस्ट की बात करते हो और वहीं तुम अपने देश के अंदर हमारे खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं भारत के खिलाफ, और तुम कुछ कर भी नहीं रहे, तो भारत सरकार को भी थोड़ा बुरा लगता है। तमिल और सिंहली को लेकर भारत श्रीलंका में मतभेद है, और जो तमिल और जो सिंहली लोग हैं उनको लेकर भारत और श्रीलंका के अंदर अभी भी मतभेद है। इसका हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है श्रीलंका वाली वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्या मतभेद है। अगर हम आगे देखें तो अब हमें यहाँ पे तो प्रॉब्लम पता चली, तो अब सवाल ये उठता है कि जो शार्क है यानी जो दक्षेस है को प्रभावशाली बनाने वाले सुझाव दीजिए, यानी दक्षेस को आप कुछ सजेशंस दीजिए कि ताकि वो क्या हो सके, सुधर सके, इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सजेशंस है, जैसे कि स्टार्ट करें। भारत के व्यापार एवं उद्योग संगठन FICCI द्वारा अप्रैल 2007 में एक आयोजित एक कार्यक्रम हुआ। 2007 में एक FCCI द्वारा एक कार्यक्रम करवाया गया, और इस कार्यक्रम के अंदर सार्क को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दिए गए। और जो 2007 के अंदर जो कार्यक्रम करवाया गया, इस कार्यक्रम के अंदर भाई जो शार्क है उसको इम्प्रूव कैसे किया और दमदार कैसे बनाया जाए, उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए। जैसे कि साफ्ता को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। जो साफ्ता है ये क्या है, इसके बाद हम बताएंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि साफ्ता क्या है। जो साफ्ता उसको पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं पे लागू हो रहा है कहीं पे लागू नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। जो सेवा क्षेत्र जैसे कि डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, जो हमें सर्विसेज देते हैं, में आदान प्रदान का उदार बनाया जाए। तो ये जो आदान प्रदान होता है इसको थोड़ा और सरल बनाया जाए और उपयोगी बनाया जाए, ताकि आदान प्रदान में कोई दिक्कत ना आए
व्यापारियों एवं पर्यटकों को दीर्घकालीन बहुउद्देशीय वीजा दिया जाए। और जो व्यापारी होते हैं इन देशों के, जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनको वीजा दिया जाए, बहुउद्देशीय वीजा दिया जाए। यानी मतलब वो आकर घूम सकते हैं। अगर कुछ बिजनेस यहाँ पे सेटअप करना चाहे तो गवर्नमेंट से बातचीत करके बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। और जो उनकी वीजा की जो डेट हो, जो वैलिडिटी हो, उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाए। ये नहीं कि एक दिन के लिए आपको दिया जाए, मतलब कुछ समय के लिए बढ़ाया जाए। सार्क देशों के व्यापारिक जहाजों को एक दूसरे से बंदरगाहों पर आने जाने व माल उतारने की सुविधा दे। और अगर हम बात करें तो जो सार्क के जो देश हैं उनके अंदर जो व्यापारिक जहाज होते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान का जहाज अगर इंडिया आना चाहता है और इंडिया के थ्रू वो अलग जो जापान में जाना चाहता है, जापान के देशों में अपना व्यापार करना चाहता है, तो भाई इंडिया अपने को क्या कर दे, इंडिया अपने बंदरगाहों को यूज करने दे पाकिस्तान को। उसी तरीके से सेम पाकिस्तान या जो ये सार्क के अंदर जितने भी देश हैं, अगर वहां उनके यहाँ पे बंदरगाह हैं तो वो लोग एक दूसरे के जो जहाजों को आते हैं तो अपने यहाँ पर रखने की सुविधा दे, ताकि वो अपने माल को आ जा सके और उतार सके उनको। तो ये है। अगर और पॉइंट की बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हो वो कम हो, तो और बात करें तो देशों के बीच में और ट्रस्ट बनाया जाए। तो ये कुछ सुझाव हैं जो आप लोग लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। आगे बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि साफ्ता के बारे में स्टडी हम करेंगे। देखिए साफ्ता की जो फुल फॉर्म है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब ये क्या है, पढ़ते हैं आगे। ये 1 जनवरी 2006 में साफ्ता समझौता प्रभावी हो गया था। यानी 2004 में हस्ताक्षर हुए जितने भी देश थे 2004 के अंदर उन्होंने हस्ताक्षर किया साफ्ता के समझौते पर, और 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि साफ्ता है क्या, तो उसके उद्देश्य से ही हमें पता चल जाएगा कि साफ्ता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, सदस्य देशों के मध्य व्यापार एवं स्वतंत्र आगमन, यानी जो सदस्य देश हैं सार्क के, उनके बीचों में जो व्यापार हो वो मुक्त रूप से हो, ज्यादा लेन देन ना हो। मतलब लेन देन मीन्स कि ज्यादा बैरियर्स ना हो, ज्यादा ट्रेड बैरियर्स ना लगाए, ज्यादा रुकावटें ना हो, सिंपल थोड़ा तरीके से फंक्शन हो चीजें। लोगों का मुक्त आवागमन, अगर ये जो सदस्य देश है सार्क के वो मुक्त एक दूसरे के देश आ जा सके, ज्यादा रोक टोक ना किया जाए। सदस्य देशों के बीच मित्रता एवं राजनीतिक एकता को बढ़ाना। और साफ्ता का पर्पस ये भी था कि भाई जो सदस्य देश है उनके बीच में जो मित्रता है उसको और बढ़ाया जाए, एक ट्रस्ट लेवल है उसको और ऊपर किया जाए, और राजनीतिक एकता को भी बढ़ाना। और जो वहाँ पे अलग अलग देश में अलग अलग जो पॉलिटिक्स चलती है उन पॉलिटिक्स को हमें समझ कर और उस तरीके से रिएक्ट करके अच्छे से वर्क करना है। सार्क के माध्यम से भारत पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली का प्रयास किया जाए। और जो सार्क है उसके माध्यम से क्या हो भाई कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसको भी थोड़ा सुलझाया जाए, ताकि जो देश है ट्रस्ट और पैदा हो और जो देश है वो खुलकर काम कर सके, विवादों को सुलझाया जाए, विश्वास की बहाली हो। और जो सार्क के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर क्या हो कि एक ट्रस्ट पैदा किया जाए, जो भी उनकी विवाद है उसको सुलझाया जाए, और एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए, जिससे विश्वास की बहाली हो और लोग एक दूसरे जो कंट्रीज है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगे। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान पे, पाकिस्तान इंडिया पे, इंडिया अफगानिस्तान पे। तो इस तरीके से लोग ट्रस्ट एक जो कंट्रीज है आपस में ट्रस्ट करने लगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी वीडियो में डाउट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। आप लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे मिलना चाहो तो आप लोग मुझे वहां मिल सकते हो। आप लोग मुझे अगर फेसबुक पे मिलना चाहो तो फेसबुक पे मिल सकते हो। अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे मिलना चाहते हो तो आप लोग मुझे ट्विटर पे भी मिल सकते हो। आईडी आपको दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।